हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका बकैती विथ बायोलॉजी में स्वागत है। और यहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, वो क्या है, डीएनए की प्रतिकृति। इससे संबंधित जो यूपी बोर्ड में प्रश्न आए हैं वह 5 नंबर के आए हुए हैं। डीएनए के द्विगुणन यानी प्रतिकृति को संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2015 और 16 में आया हुआ है अगला क्वेश्चन। इसी में अथवा में डीएनए की अर्धसंरक्षित द्विगुणन विधि का वर्णन कीजिए। 2017 2022 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। ओकाजाकी खंड क्या है, इन्हें जोड़ने में कौन सा एंजाइम भाग लेता है। ये 2019 में सवाल आए हुए हैं। इसको हम जल्दी से और डिटेल में समझते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए और ये आपको फिर भूले ना, और वो आप 5 से 5 नंबर क्या हो आप इस प्रश्न का उठा लें। तो शुरुआत करते हैं प्रतिकृति। डीएनए की प्रतिकृति का मतलब होता है कि एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होना ही क्या होता है, प्रतिकृति कहलाता है। ये होता कहाँ पे है, तो आपको बता दें कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। तो इसका मतलब कि जो प्रतिकृति होती है वो कहाँ होगा, केंद्रक के अंदर होगा। दूसरी बात, अगर वो प्रोकैरियोटिक है यानी बैक्टीरिया है, तो उसका न्यूक्लियस तो होता नहीं बैक्टीरिया में, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, तो उसका साइटोप्लाज्म में ही रिप्लिकेशन होता है। अब बात आती है कि रिप्लिकेशन में 1 से 2 डीएनए बनते हैं। बने कैसे, ये एक डीएनए है, डीएनए की आपको श्रृंखला दिख रही है, ये 2 श्रृंखलाएं ऐसे होती हैं, फिर यही श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं और बीच में ये 2 नई श्रृंखलाएं बन जाती हैं। इस तरीके से एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो गया। अब ये श्रृंखलाएं नई बनी कैसे पुरानी श्रृंखलाएं टूटी, तो ये पूरी जो एक तरीके से केंद्रक के अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है, जिसमें सारे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं और डीएनए के 2 रूप में यानी उसके 2 रूप बना रहे हैं डीएनए की प्रतिकृति करके। अच्छा, प्रतिकृति रिप्लिकेशन होता कब है, कोशिका में कब रिप्लिकेशन होगा, ऐसे समझिए आपकी क्लास चल रही है, तो क्लास चलती है, फिर इंटरवल होता है, फिर क्लास चलती है। तो डीएनए में रिप्लिकेशन होता है यानी प्रतिकृति कब होता है, जब एक कोश का विभाजन हो चुका हो, यानी 1 से 2 कोशिकाएं बन चुकी हो। तो कोशिका जब आराम करती है, जिसको मध्यावस्था कहते हैं, मध्यावस्था में एक अवस्था होती है जिसको यस यानी सिंथेसिस प्रोफेज कहते हैं या सिंथेसिस सब फेज कहते हैं, संश्लेषित प्रावस्था कहते हैं। उसी में किसका निर्माण होता है, डीएनए की प्रतिकृति होता है, रेप्लिकेशन होता है। और जब प्रतिकृति हो जाता है तो फिर वह कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, यानी 2 कोशिका विभाजन के बीच क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। अब कहानी शुरू होती है कि डीएनए रेप्लिकेशन को सबसे पहले किसने खोजा था। तो बात हो रही है 1958 की। 2 वैज्ञानिक थे, फ्रैंकलिन स्टाल और मैथ्यू मेसेल्सन। ये 2 वैज्ञानिकों ने ये पूरी बताया कि डीएनए में रेप्लिकेशन होता कैसे है। इस पूरी प्रक्रिया को समझाया प्रयोग के द्वारा। और अब इनका नाम हम कैसे याद करें, भाई नाम तो याद करना है, क्योंकि आप जब वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। फ्रैंकलिन स्टाल और मैथ्यू मेसेल्सन। इसको याद करने का एक ट्रिक है, टी स्टाल में सेल्स नहीं है। टी स्टाल में, टी माने चाय, चाय की दुकान, स्टॉल में सेल्स यानी बिक्री नहीं है। टी स्टॉल में सेल्स नहीं है, तो स्टॉल से याद हो गया, फ्रैंकलिन स्टॉल में सेल्स नहीं, मेसेल्सन यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों वैज्ञानिकों का नाम याद कर लेंगे। तो अब आगे चलते हैं कि डीएनए की जो ये प्रतिकृति होती कैसे है और इसमें कौन कौन से कच्चे माल लगते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक दीवार का निर्माण कर रहे हो तो आपको ईंट जोड़ के ही क्या करेंगे, दीवार का निर्माण करेंगे। तो वो डीएनए बनता किससे, वो इकाई क्या है डीएनए का, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड वो चीज़ होती है जो मिल के डीएनए की श्रृंखला का निर्माण करती है। ये जो आप देख रहे हैं ये श्रृंखला है, उसकी एक चैन है। तो इस श्रृंखला का निर्माण छोटे छोटे यूनिट इकाई से हुआ, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये वास्तव में क्या है, यही न्यूक्लियोटाइड है। जो डीएनए में पाया जाता है उसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और जो आरएनए पे पाए जाते हैं उसको हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड मान के चलते हैं ये एक ठो आदमी है। ये आदमी जो है जिसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो शर्करा। इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में शर्करा का एक क्या होता है, अणु होता है, जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। इसीलिए इसको
पेंटोज शुगर कहते हैं, 5 कार्बन वाली शर्करा, इसीलिए इसको पेंटोज कहें। ये एक आदमी है, ये 2 शादी किया हुआ, एक शादी किया हुआ किससे, नाइट्रोजनी क्षार से, और दूसरी शादी किया हुआ है किससे, फॉस्फेट से। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, 1 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो 4 में से कोई एक आ जाएगा पहले नंबर कार्बन पे। और यहाँ पे देखते हैं इस 5वें नंबर कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट। तो ये कार्बन का नंबर क्यों जरूरी है, यहाँ पे देखिएगा क्यों, क्योंकि श्रृंखला में क्या लिखा हुआ है 5, ये क्या है 3, यानी राइबोस शुगर का जो 5वां कार्बन है ऊपर की तरफ और तीसरा कार्बन नीचे की तरफ, ये जहाँ भी रहे, यहाँ पूरे जगह आपको पूरा 3-5 3-5 ही दिखेगा। गाँव कहते हैं ना बहुत 3-5 कर रहे हो, तो पूरे इस श्रृंखला में डीएनए के रिप्लिकेशन में आपको यही 3-5 दिखेगा। कैसे हम समझेंगे कि जिधर 3 होगा यानी 3 वाला कार्बन है, जिधर 5 होगा उस यानी शर्करा का 5 वाला कार्बन है, उसका सिरा। अब इसमें मटेरियल क्या क्या लगना है, डीएनए की प्रकृति, उसकी एक एक श्रृंखला बनती कैसे है, तो ये समझ में आ गया। अब इनको जोड़ने का काम कैसे होता है, कैसे पुरानी श्रृंखला टूटती है, कैसे नए डीएनए जुड़ते हैं, कैसे नई श्रृंखला बनती है, इसको समझते हैं। तो पहला हमको चाहिए मटेरियल में, वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हम समझ गए। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एटीपी से चार्ज। एटीपी क्या होता है, एटीपी एक ऊर्जा देने वाला, जिसको हम कहते हैं सिक्का है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी देता है। किसको एनर्जी देता है, न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड जैसे कोई मजदूर है आपके घर में काम कर रहा है, तो इसलिए काम कर रहा है कि अभी काम करने के बाद वो 500 रुपये पाएगा। तो उसी तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड बिना पैसे यानी बिना एनर्जी लिए काम तो करेंगे नहीं, जाके जोड़ेंगे नहीं। तो इनको ऊर्जा कौन देता है, एटीपी का अणु, इसको क्या करते हैं, ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। ये अपनी एनर्जी किसको देता है, न्यूक्लियोटाइड इनको देता है। और जब उनके पास एनर्जी हो जाती है, तैयार हो जाते हैं जुड़ने के लिए। लेकिन जुड़ेंगे कैसे, इनको जोड़ने के लिए बहुत से एंजाइम लगते हैं। अब उन एक एक एंजाइम को हम समझते हैं। होता क्या है, जो पहला एंजाइम होता है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, डीएनए के जो खंड अगर अलग अलग हैं तो उनको जोड़ने का काम करता है। यानी 2 खंड हैं उनको हम जोड़ देंगे इस एंजाइम से। अब एक एंजाइम का यहाँ रोल समझ लीजिएगा, फिर इसमें पूरा उन्हीं रोलों का, इस एंजाइम के एक एक का क्या है रोल होगा। लाइगेज जोड़ने का काम करता है। टोपोआइसोमरेज ये क्या करता है, डीएनए को खोलने का काम करता है। जैसे ऊन है, ऊन को खोल दीजिए और खोलने के बाद आपको कह देना भैया इसको अब क्या करना है, फंस गया, इसको सीधा करिए। तो जो इंसान उस ऊन को सीधा करे तो वो क्या कहलाएगा, टोपोआइसोमरेज। यानी ऐसे एंजाइम जो डीएनए को सीधा करते हैं प्रतिकृति के पहले, उसको हम टोपोआइसोमरेज कहते हैं। अच्छा, तीसरा एंजाइम क्या है, पॉलीमरेज। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो मिस्त्री है जो ईंटों को जोड़ने का काम करता है। यानी न्यूक्लियोटाइड को पकड़ पकड़ के जोड़ता कौन है, पॉलीमरेज। और वो कौन सा पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइडों को पकड़ पकड़ के जोड़ने का काम करता है। यही मेन मिस्त्री है श्रृंखला बनाने का। फिर आते हैं हेलिकेज। हेलिकेज क्या होता है, जो हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है। देखिएगा इस श्रृंखला में ये जो है, ये बीच में जो है ये हाइड्रोजन बंध है, इसी को ये तोड़ने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम। फिर आते हैं प्राइमेज। प्राइमेज आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। ये आरएनए प्राइमर होता क्या है, आरएनए के छोटे छोटे अणु होते हैं यानी न्यूक्लियोटाइडों का, उसको हम डिटेल में अभी आगे देख लेंगे। तो ये एंजाइम इतने काम करते हैं। तो इनको याद कैसे करें, तो इनको याद करने का है कि लाई गई तोप से, लाई गई तोप, तोप माने समझ गए जिससे किला को उड़ाया जाता है। लाई गई तोप से रूपाली मारे, रूपाली एक लड़की है जो मार रही है किसको, हेलन क्यों, रूपाली मारे हेलन की प्राइम मेज टूट गई। और जब रूपाली ने तोप से मारा तो हेलन यानी हेलिकेज की प्राइम माने कीमती, मेज माने टेबल, कीमती टेबल टूट गई। फिर से समझते हैं, लाई गई तोप से रूपाली मारे हेलन की प्राइम मेज टूट गई। यानी लाई गई यानी लाइगेज, तोप से यानी टोपोआइसोमरेज, रूपाली यानी पॉलीमरेज और हेलन माने हेलिकेज और प्राइमेज माने प्राइमेज एंजाइम। ऐसे इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा एंजाइम के नाम। अब ये सारे एंजाइम काम कैसे करते हैं, अब मान के चलते हैं हम डीएनए के फैक्ट्री में चले गए, तो वहाँ पे अब हम लोग क्या है, एंजाइम है, आप भी एंजाइम हम लोग भी एंजाइम। हम लोग डीएनए की फैक्ट्री में गए,
डीएनए इस तरीके से अभी खुला नहीं था, ऐसे बंद था, ये मान लीजिए ऐसे बंद है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये ढूंढेंगे कि कहाँ से प्रतिकृति की शुरुआत हो। जहाँ से प्रतिकृति की शुरुआत होती है उसी को कहते हैं प्रतिकृति स्थल। ध्यान से समझिएगा, जिस डीएनए के जिस भाग से प्रतिकृति की शुरुआत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिकृति स्थल। तो हम और आप सबसे पहले डीएनए में ढूंढेंगे क्या, प्रतिकृति स्थल। और जैसे ढूंढ लिए, अब हम लोग डीएनए को सीधा करेंगे। तो हम लोग किसको साथ में लेके चलेंगे, टोपोआइसोमरेज को और हेलिकेज को। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, इस डीएनए को सीधा करेगा, क्योंकि डीएनए पूरे से जाल की तरह, चाउमीन की तरह एकदम उसी में बंधे रहते हैं। तो टोपोआइसोमरेज उसको सीधा करेगा। और ये हेलिकेज जो है, ये इनके बीच के हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा। यानी अगर ऐसे है, ये श्रृंखला है, ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये हेलिकेज एंजाइम इसके हाइड्रोजन बंध को ऐसे तोड़ता चला जाएगा। अब जैसे ये तोड़ता आगे चला जाएगा तो ये ऐसे खुलने लगेगा, और जैसे ये खुलने लगेगा इसको अब क्या कहते हैं, प्रतिकृति द्विशाख। यानी अब डीएनए प्रतिकृति के लिए दो भागों में बंटने लगे, शाखा, उसकी दो शाखाएं बन गई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दोनों लोग टोपोआइसोमरेज को हम लोग ले गए थे साथ में, और हेलिकेज, इन्होंने डीएनए को क्या किया, सीधा किया और खोल दिया। अब जैसे खोल दिया तो फिर अब शुरू होती है कहानी नई श्रृंखला जोड़ने की। ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या है 3 यहाँ क्या है 5 यानी यहाँ भी 5 होगा। तो अब शुरुआत क्या होती है, यहाँ 3 है, यहाँ 5, श्रृंखला ऐसे चल रही है। तो नई श्रृंखला अब यहाँ से जुड़नी होगी। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर आके पहले जुड़ता है। ऐसे समझिए जैसे लटाई है जिसमें खूब छोटे छोटे पटाखे लगे रहते हैं। एक लटाई है, तो लटाई अपने से फूटेगी तो है नहीं, उसमें माचिस लगाते हैं, और जैसे माचिस लगाते हैं लटाई फूट जाती है। तो ध्यान से समझिएगा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को तो जोड़ सकता है बहुत तेजी से, लेकिन ये शुरुआत नहीं कर सकता। इसको शुरू करने के लिए माचिस लगाना पड़ता है। जैसे लटाई में लगाए, भड़ 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 फूट जाएगी। तो वो माचिस क्या है, वो माचिस है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर कौन बनाता है, यही प्राइमेज एंजाइम। फिर से समझिएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम श्रृंखला की शुरुआत नहीं कर सकता। शुरुआत कौन करेगा, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जैसे जुड़ गया, अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इन न्यूक्लियोटाइड को पकड़ पकड़ के लाने लगेगा और श्रृंखला को जोड़ने लगेगा। और हमेशा हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि हमेशा ये नंबर याद रखिएगा 53 का मतलब कि डीएनए हमेशा 5वें से तीसरे की तरफ जाता है, 5वें डायरेक्शन से तीसरे कार्बन की तरफ। यानी यहाँ 5वां कार्बन है, 5वां वाला सिरा इधर है और तीसरा वाला इसके नीचे है। तो अब श्रृंखला जुड़ना शुरू हो गई और ये लगातार जुड़ती चली जाती है। इसको कहते हैं सतत श्रृंखला। ये नई श्रृंखला जुड़ती चली गई। यहाँ तो कोई समस्या नहीं आई। न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमरेज एंजाइम पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं। अब ये श्रृंखला जुड़ गई। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे ये श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अब दूसरे तरफ जो होती है वो उसको समझते हैं। हुआ क्या, जैसे यहाँ पे ये श्रृंखला टूटी, ऐसे समझते हैं ये है, और यहाँ पे थोड़ा सा टूटा, ऐसे ये टूटा, तो यहाँ क्या था 3 था, यहाँ 5 श्रृंखला तेजी से आगे। लेकिन यहाँ क्या है 5, यहाँ 3। तो आपको भी पता है 5 से 3 चलना है, तो 5 से ये 3 उल्टा चलता है यहाँ पे। बस यही खेला यहाँ पे है। ये चीज़ समझ जाएंगे आप, समझ जाएंगे। यहाँ पे जो श्रृंखला है उसकी दिशा ये नहीं होती, उसकी दिशा इस तरफ होती है, उल्टी दिशा चलती है। यानी 5 से 3, तो छोटे छोटे भागों में वो ऐसे खुलता जाता है, थोड़े थोड़े, जैसे चैन खोलिए जैकेट का, थोड़ा थोड़ा खोलते जाइए तो ऐसे फैलती जाएगी। तो ये थोड़ा थोड़ा खुलता है और थोड़ी थोड़ी श्रृंखला बनती है। पहले ये बनी होगी 5 से 3, फिर 5 से ये जुड़ी, फिर 5 से 3 ये जुड़ी। इस तरीके से जब और खुलेगा तो फिर 5 से 3, थोड़ी थोड़ी श्रृंखला आगे खुलती जाती है। और जितनी बार खुलती है यहाँ पे उतनी बार आग लगानी पड़ती है। आग यानी उस लटाई में आग लगाने के लिए आरएनए प्राइमर यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, और हर बार आरएनए प्राइमर जुड़ता है। तो यह जो कहलाती है, इसको कहते हैं असतत श्रृंखला, यानी डिसकंटिन्यूअस श्रृंखला इसको कहेंगे। और इस श्रृंखला को देखा किसने था, ओकाजाकी एक वैज्ञानिक थे जापान के, उन्होंने देखा था। तो उन्हीं के नाम के कारण इसको क्या कहते हैं, ओकाजाकी श्रृंखला। ये याद रख लीजिएगा। इसी कारण इसको ओकाजाकी श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि ये लगातार नहीं बनती, छोटे छोटे टुकड़ों में बनती है। अच्छा, ये तो मानो पूरा हो गया,
फिर ओकाजाकी श्रृंखला का होता क्या है, आरएनए बीच में से हटता कैसे, तो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ क्या होता है, एंजाइम, अब यहाँ पे ये जो श्रृंखला है यहाँ मान लेते हैं, वो श्रृंखला यहाँ है ओकाजाकी। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इन छोटे छोटे आरएनए प्राइमर को काट के अलग कर देगा। हेलिकेज काटने का काम किया, ये काट के अलग कर दिया, यहाँ देख रहे हैं काट के अलग कर दिया। अब ये डीएनए के छोटे छोटे खंड मिल गए, तो यहाँ पे एंजाइम कौन आ जाता है, लाइगेज। यहाँ देखिएगा लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। और फिर ये अगले स्टेप में क्या होगा, ये पूरी श्रृंखला क्या हो जाएगी, एक सीधी लाइन में हो जाएगी। और जैसे सीधी लाइन में हो जाएगी तो ये नई श्रृंखला बन जाएगी। क्लियर बात। अब यहाँ से बीच में से सारे आरएनए प्राइमर हट गए और इस तरीके से यह आरएनए की डीएनए की नई श्रृंखला बन गई। और यह भी अब कैसे हो गई, सतत की तरह। तो एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हुआ। तो इसमें क्या है, एक पुरानी श्रृंखला है, एक नई श्रृंखला है, एक पुरानी एक नई, इसमें भी एक पुरानी एक नई। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अर्धसंरक्षी प्रक्रिया बोलते हैं। अर्धसंरक्षी यानी आधी नई और आधी पुरानी श्रृंखला होने के कारण ही इसे अर्धसंरक्षी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद होगी ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैप्टर का पूरा नोट्स जो आपको दिख रहा है पीडीएफ में, वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आपके बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से हो सके। थैंक यू।